कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को ठोस तथा अर्धचालक युक्तियों का भाग 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मोस्टली इसमें ट्रांजिस्टर चलेंगे, तो देखते हैं क्या है। संधि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं वास्तव में, ये जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। तो संधि ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या होता है, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके लिए क्या हुआ था, इसका आविष्कार जो है सर्वप्रथम 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक सोकले, बार्डिन और बेरेलिन इन्होंने मिलकर के किया था, और इनके लिए इनको 1956 में जो है वो नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चलिए वास्तव में क्या है, संधि ट्रांजिस्टर ऐसा अर्धचालक उपकरण होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। बाहर का जो भाग होता है वो एक ही प्रकार के बने अर्धचालक से होते हैं, तथा मध्य का भाग इनके विपरीत अर्धचालक से बना होता है। इस प्रकार जो संधि ट्रांजिस्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें देखो बाहर के 2 पी हैं, बीच वाला एन है, अलग है। और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एन और एन दोनों एक जैसे हैं और बीच में अलग है, आपका विपरीत वाला है। चलिए देखिए फिर आगे इनका क्या काम होता है। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पहला लेके चलने पीएनपी, ये 2 पी टाइप का बना हुआ, ये पी और पी बना हुआ, बीच में एन विपरीत वाला रखा गया है। तो ट्रांजिस्टर एन प्रकार के अर्धचालकों की पतली परत को 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें पी प्रकार के अर्धचालक वाय भाग में तथा एन प्रकार का अर्धचालक मध्य भाग में होता है। तो इस प्रकार जो बनता है उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आपको यहां दिखाया हुआ है, ये पी हो गया, इसको हम उत्सर्जक कहते हैं और ई से दिखाते हैं। ई से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये एमीटर कहलाता है, एमीटर। और ये आधार है, आधार को हम बेस से दिखाते हैं, बी से दिखाया हुआ, बीस का मतलब बेस, BAS। और ये संग्राहक होता है, संग्राहक को हम कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर तो जानते ही हैं आप लोग। तो ये संग्राहक हो गया, इस तरीके से इसका पूरा विवरण होता है। और ध्यान रखना, ये एमीटर हो गया, इधर का हल, लेफ्ट हैंड साइड में एमीटर होता है, बीच में बेस होता है और राइट में कलेक्टर होता है। ये हमेशा ऐसा ही रहता है। इसका सिंबल जो है ये आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके से बनाना है। इसमें एरो का जो निशान है वो इधर को ही बनाना है। ये एरो आपका किधर से चलना है, पी से एन की ओर जा रहा, बेस की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे ही ये चित्र जो है गोल में बना करके बनाना होता है, और यही पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। चलिए देखते हैं आगे। आगे दूसरा है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है, 2 एन प्रकार की पतली परत है। देखो ये एन है और ये एन है, बीच में एक पी टाइप की पतली परत को लगा करके बनाया जाता है। तो यही बताया जा रहा है, यहां पर पी प्रकार के अर्धचालक की परत को 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन प्रकार के अर्धचालक वाय भाग में तथा पी प्रकार का अर्धचालक मध्य भाग में होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को आधार कहते हैं, इसके एक ओर के यानी कि बाएं भाग को उत्सर्जक एमीटर बोलते हैं तथा दूसरी ओर के दाएं भाग को संग्राहक बोलते हैं, कलेक्टर। ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपका उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक का मतलब ई से दिखाते हैं, और ये एमीटर होता है, एमीटर आप लोग ढंग से ध्यान रखेंगे। ये आधार है, आधार का मतलब ये बेस से दिखाते हैं, इसलिए ये बेस होता है। संग्राहक मतलब कलेक्टर, इसलिए इसको सी से दिखाते हैं। ये कलेक्टर हो गया आपका। तो कलेक्टर में ये ई, बी और सी आपको दिखाया गया। इसमें ध्यान रखना, ये आपका क्या है ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन में ध्यान रखना, ये एरो बाहर की ओर होता है, ये बेस से बाहर की ओर विद्युत धारा इसमें आ रही होती है, इसलिए ये तीर बताता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो पीएनपी था पहले वाला। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है ट्रांजिस्टर को किसी विद्युत परिपथ में उपयोग में लाते समय सदैव अग्र उत्सर्जक, अग्र अभिनत तथा संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में रखा जाता है। यदि ट्रांजिस्टर ट्रायोड वाल्व से तुलना करें तो ट्रांजिस्टर का आधार ग्रिड की भांति, उत्सर्जक कैथोड की भांति तथा संग्राहक प्लेट की भांति कार्य करता है। यही कारण है कि ट्रांजिस्टर को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्रिस्टल डायोड के रूप में भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हमें। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि क्या होती है, इसको कार्यविधि को भी समझना जरूरी है। तो पहला हम ले रहे हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ। जब हमारा कॉमन बेस रहता है, बेस को देखो यहां से कॉमन कर दिया गया, ये बेस था आपका, बेस ये बी से दिखाया गया है यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये एमीटर है ई से दिखाया गया है, और कलेक्टर को सी से दिखाया गया है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ये कायम होता है फॉरवर्ड बायस में, यानी अग्र अभिनत में होता है। तो ये हमेशा अग्र अभिनत में रहेगा। तो देखो P है पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और N नेगेटिव सिरे से जुड़ा है,
और ये क्या होता है, पश्च अभिनत में होता है, यानी उत्क्रम अभिनत इसको बोलते हैं। ये जो हमारा होता है उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत का मतलब है कि P पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए लेकिन ये नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इसलिए उत्क्रम हो गया। और ये N जो है देखो ध्यान से पॉजिटिव से जुड़ गया, तो ये उत्क्रम अभिनत में, ये हमेशा हर एक में होगा। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है NPN, ये तो PNP है, PNP है, ये भी PNP है, तो ये ध्यान रखना, इधर अग्र अभिनत और इधर उत्क्रम अभिनत रहता है। अब इसमें से विद्युत धारा जो बह रही है वो अमीटर से जो बहती है उसको हम IE से दिखाते हैं, ये IE आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये जो बेस में आती है IB होता है, और कलेक्टर में जो बहती है उसको हम IC से दिखाते हैं, ये C लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे IC। और हमेशा ध्यान रखना IE का मान जो है IB प्लस IC होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि IE का मान जो है IB प्लस IC के बराबर होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये सूत्र रहेगा हमेशा करंट के लिए। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये इसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से है ये। तो देखिए उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत होता है तथा अतः उत्सर्जक क्षेत्र P प्रकार के होल्स बैटरी EB के धन ध्रुव से अब प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र N की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है अतः यहाँ 2 से लेकर 5% तक होल ही आधार के क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाते हैं। शेष होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंचकर बैटरी VCB के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ही कोई होल संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचता है वैसी बैटरी EB के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर संग्राहक क्षेत्र में होल से संयोग करके उसे नष्ट कर देता है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र के बाएं सिरे के पास एक संयोजक बंध टूट जाता है जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के बैटरी के EB के धन ध्रुव में प्रवेश करता है तथा पुनः आधार क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र की ओर चलने लगता है, और यह फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर विद्युत धारा का होल के रूप में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के स्वरूप में प्रवाहित होता है। यदि उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC तथा आधार धारा IB हो तो IE बराबर IB प्लस IC, लेकिन नियम कौन सा लगता है, किरचॉफ के नियम से लगता है। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उत्सर्जक धारा IE सदैव संग्राहक धारा IC के अधिक होती है। आधार धारा IB का मान बहुत ही कम होता है अतः संग्राहक धारा का मान लगभग उत्सर्जक धारा के बराबर होता है। अब ये दिखा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। इसमें देखिए क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ आधार परिपथ दिखाया गया है ये, और इसमें भी उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत में होते हैं तथा आधार संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनत में होते हैं। तो देखिए इसको बता रहा हूं, यहां तो ये अग्र अभिनत है ये, और ये क्या है, उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत ये हमेशा ध्यान रखना। अग्र में क्या हो गया, ये नेगेटिव है, एन है, एन का नेगेटिव से जोड़ दिया और पी का पॉजिटिव से जोड़ दिया, और यहाँ एन है, इस वाले में कलेक्टर एन है दिया हुआ, इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसलिए ये उत्क्रम हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये परिपथ इसी तरीके से ही बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपकी करंट जो है आई ई इधर को आ जाएगा, ये आई ई है एमीटर की करंट, और इधर ये आई सी है और ये आई बी है, आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर भी ध्यान रखना कि आई बी का मान जो है, आई ई का मान ये आई बी प्लस आई सी के बराबर ही होता है। और इसमें जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में ध्यान रखना है कि ये जो तीर है हमेशा इस तरफ ही दिखाना है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या है इसमें दिया हुआ, इसी का वर्णन दिया हुआ है। उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत होता है, अतः उत्सर्जक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की बैटरी VEB के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, केवल 2% से लेकर 5% तक इलेक्ट्रॉन ही आधार क्षेत्र में होल से संयोग कर पाते हैं। शेष इलेक्ट्रॉन संग्राहक के क्षेत्र में बैटरी VEB के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे संग्राहक क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर बैटरी CB के धन ध्रुव में प्रवेश करता है, बैटरी VEB के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो पुनः आधार की ओर चलने लगता है और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होने लगती है। इस प्रकार एनपीएन के अंदर उत्सर्जक संग्राहक की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से तथा परिपथ बाह्य परिपथ में भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC तथा
आधार धारा आई बी हो तो किरचॉफ के नियम से सूत्र वही रहेगा, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। आधार आई बी का मान बहुत कम होता है, ये हर एक स्थिति में रहता है, अतः संग्राहक धारा आई सी लगभग 0.95 आई ई के बराबर ही होती है। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही अंतर होता है हमारा। अब चलते हैं नंबर 2 पे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। इसमें क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझ लेते हैं। इसमें क्या है ये, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा दिखा दिया, ये एमिटर दिखाया गया है, यहाँ पर ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो इस तरीके से भी इसको बनाते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित किया है। इसमें उत्सर्जक और आधार संग्राहक दोनों के सापेक्ष धन विभव पे रखा जाता है। उत्सर्जक क्षेत्र में होल बैटरी बीई के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है तो अधिकांश होल इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं। उत्सर्जक क्षेत्र से आने वाला 2 से लेकर 5% होल ही आधार क्षेत्र में संयोग कर पाते हैं, जिससे आधार उत्सर्जक परिपथ निवेशी परिपथ में अल्प धारा यानी आधार धारा आई बी प्रवाहित होती है। संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले होल संग्राहक बैटरी VCE के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आपको दिखाया हुआ है, यानी ये IE दिखाई दे रहा है। एमिटर में जो करंट बह रही है वो IE होती है, और ये कलेक्टर में जो करंट बहती है वो IC होती है, और बेस में जो बह रही है वो IB होती है। और ध्यान रखना, ये इस IB की सहायता से नियंत्रित करते हैं हम इसकी धारा को। तो ये धारा कितनी बह रही है और कैसे हो रही है, इसका हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये बेस बहुत पतला होता है, इसलिए इसको तुरंत क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाता है। चलिए, जैसे ही कोई होल संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, बैटरी VC के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके होल से संयोग करके उसे नष्ट कर देता है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र के बाएं सिरे के पास एक संयोजक बंध टूट जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बैटरी VBE के धन ध्रुव में प्रवेश करता है और उत्पन्न होल पुनः आधार क्षेत्र से होते हुए संग्राहक क्षेत्र की ओर चलने लगता है। आगे वही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा होल के रूप में तथा वाय परिपथ में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होने लगती है। यदि उत्सर्जक धारा IE हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IC प्लस IB होगा। तो ये सूत्र हमेशा हर जगह ही आ रहा है, सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि इसी रूप में। इसमें क्या है, उभयनिष्ठ ने क्या रखा, एमीटर को उभयनिष्ठ के रखा। ये अर्थ से जोड़ना होता है बच्चों, ध्यान रखना, इसको अर्थ से जोड़ दिया गया। हालांकि संधारित्र में आप लोग जानते हो अच्छी तरह से वैसे ही है इसका। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये दिखा रखा आपको। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित किया गया। इस परिपथ में उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी VBE के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसको पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। केवल 2 से लेकर 5% इलेक्ट्रॉन ही आधार क्षेत्र से संयोग कर पाते हैं, जिसके कारण आधार उत्सर्जक परिपथ निवेशी परिपथ में आधार धारा प्रवाहित होती है। संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन तेजी से बैटरी VCE के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे निर्गत परिपथ में संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। और यदि उत्सर्जक धारा का मान IE हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IC प्लस IB होता है। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ाई है, यानी फिर से लिख दे रहा हूं मैं, IE बराबर है ये IC प्लस IB। ये सूत्र हमेशा यही चलता रहेगा, आप लोगों को ध्यान से रखना है। अब आ जाइए, ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र को हम खींचते कैसे हैं। ये अभिलाक्षणिक वक्र आपको दिखाया गया है। तो ट्रांजिस्टर परिपथ की किसी भी विधा में विभिन्न धाराओं और वोल्टेज के बीच खींचे गए वक्रों को ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यहाँ उभयनिष्ठ आधार विधा एवं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्रों का वर्णन किया जा रहा है। मतलब 2 ही तरह से आपको खींचना है, एक बार कॉमन एमिटर है और एक बार कॉमन बेस है। तो यहाँ पर कॉमन बेस लिया गया है, ये दिखा जा रहा है आपको। चलिए, पहला ले रहे हैं उभयनिष्ठ आधार विधा में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। ये कॉमन बेस है यानी उभयनिष्ठ आधार है, इसको उभयनिष्ठ कर दिया गया, यानी दोनों परिपथ में रहेगा, काम करेगा। तो ये चित्र आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान रखना है, ये हमेशा अग्र अभिनत में होता है, ये हमेशा अग्र अभिनत में रहेगा और ये उत्क्रम अभिनत में रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इधर ये लो रेजिस्टेंस दिखा रखा है, यानी कि रेओस्टेट है ये धारा नियंत्रक, और यहाँ से बैटरी है, ये हाई टेंशन वाली बैटरी है। और इधर जो होती है वो लो टेंशन बैटरी होती है। लो टेंशन बैटरी लिख दे रहा हूं और इधर हाई टेंशन बैटरी लिख दे रहा हूं, HT।
और इधर की तरफ मिली एमीटर होता है लगा हुआ, इधर भी मिली दिखा रखा, वैसे माइक्रो होना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम इसको, ये चित्र आपको बना लेंगे, चित्र का वर्णन कर लेंगे, कहां कहां कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। ये तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक ऐसा ही आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर भी दिखाया गया, ये भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसमें भी ध्यान रखना, ये जो होता है हमेशा अग्र अभिनत में होता है और ये उत्क्रम अभिनत में होता है। ये इसको खींच लेना, ये बैटरी हमारी लो टेंशन होती है, ये हाई टेंशन बैटरी होती है, इसको लिख लेना, लो टेंशन बैटरी है और ये हाई टेंशन बैटरी है, HT है। और ये विभव वोल्टेज है, अलग अलग V1 V2 है और ये V1 V2 दे रखे हैं। इस तरह से आप लोग इस परिपथ को बना लेंगे और फिर परिपथ के बाद इस कर्व का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है वो भी आपको बनाना है। अभिलाक्षणिक वक्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, नंबर 2 निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, नंबर 3 धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें देखते हैं, पहले निवेशी का लेते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में क्या होता है, यानी इनपुट करेक्टर कार्य क्या होता है। संग्राहक धारा वोल्टेज को नियत रख करके उत्सर्जक धारा और उत्सर्जक आधार वोल्टेज VB के बीच खींचे गए वक्र को हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल पड़ता है आप लोगों को। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये VEB जो है 10 वोल्ट पे लिया गया और VEB ये 0 वोल्ट पे लिया गया। ये वाला 0 वोल्ट पे और ये वाला 10 वोल्ट पे मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, वोल्टेज है ये EB के बीच में और ये जो है धारा है एमीटर के बीच में। एमीटर में धारा कितनी बह रही है, उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा। ग्राफ हमारा ऐसे ही प्राप्त होता है, इसको ऐसे ही याद करके लिखना है। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए संग्राहक आधार वोल्टेज के मान को नियत रख करके, यानी कलेक्टर करंट को नियत रख दिया गया। धारा नियंत्रक RH1 की सहायता से उत्सर्जक धारा वोल्टेज VEB को परिवर्तित करते जाते हैं तथा प्रत्येक VEB के संगत उत्सर्जक धारा VIE का मान नोट करते जाते हैं और संग्राहक वोल्टेज के भिन्न भिन्न नियत मानों के लिए इस प्रयोग को दोहराते हैं। और ये जो ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। यानी उभयनिष्ठ आधार विधा में निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्रदर्शित किया गया है। चूंकि उत्सर्जक आधार परिपथ अग्र अभिनत में होता है और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र PN संधि डायोड के अग्र अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र की भांति होता है। तो ये वक्र इस तरह से प्राप्त होता है, ऐसा ही आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अब आ जाइए निवेशी के लिए प्रतिरोध क्या होता है। तो नियंत्रक संग्राहक धारा आधार और वोल्टेज पर उत्सर्जक आधार वोल्टेज में परिवर्तन जो होता है और उत्सर्जक आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम कहते हैं निवेशी प्रतिरोध। यानी ये RI है, RI बराबर डेल्टा VEB हो जाएगा बटे डेल्टा IE और इंटू VCE हो जाएगा। यह निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र का ढाल होता है, तो ढाल के ही तुल्य होता है। तो इसके अनुसार आपको काम करना है। चलिए दूसरा एक और वक्र आता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, आउटपुट जिसको बोलते हैं। तो आउटपुट की आउटपुट करंट होती है और आउटपुट वोल्टेज होती है, उसके बीच खींचा गया ग्राफ है। तो उत्सर्जक धारा नियत होने पर संग्राहक आधार वोल्टेज और संग्राहक धारा के बीच दर्शाने वाले वक्र को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ये आपको वक्र प्राप्त हो रहा है, देखो ये 2.5 मिली एम्पियर पे है, ये 2.5 ये 1.5 एम्पियर पे है। ये आपका ये वास्तव में 2.0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे सही कर लेंगे। 1.5 है, ये भी 1.5 पे दिखा रखा है, ये 1.0 पे यहाँ होना चाहिए, ये 1.0 है यहाँ पे, ये 0.5 है और ये 0.5 में आधा हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए इसको, ये IE दिखा रखा, तो ये IE 3 मिली एम्पियर में दिखाया हुआ है आपको, ये ICB वोल्टेज में दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो ग्राफ आपको बनाना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए उत्सर्जक धारा IE को नियत रखते हैं तथा बैटरी V2 की धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से संग्राहक आधार में वोल्टेज VCB में परिवर्तन करते जाते हैं तथा VCB के संगत संग्राहक धारा IC का मान नोट करते जाते हैं। IE के भिन्न भिन्न नियतमानों के लिए प्रयोग को दोहराते हैं और उभयनिष्ठ आधार विधा में निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। तो संग्राहक अभिलाक्षणिक वक्र से कुछ स्पष्ट है। संग्राहक आधार वोल्टेज को बदलने पर उत्सर्जक धारा का मान लगभग अपरिवर्तित रहता है। नंबर 2 है उत्सर्जक धारा के मान को बढ़ाने पर संग्राहक धारा का मान बढ़ता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आते हैं जो आपको लिखने हैं। अब थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में चलते हैं। तो निर्गत प्रतिरोध क्या होता है, यानी उत्सर्जक धारा के लेते हैं।
नियत होने पर संग्राहक आधार वोल्टेज में परिवर्तन और संग्राहक आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। ये निर्गत प्रतिरोध को हम ओ मतलब आउटपुट है, तो ये VCB डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC हो जाएगा इंटू IE के बराबर होगा। क्योंकि डेल्टा VCB हमेशा बड़ा होता है बहुत ज्यादा IE से, इसलिए ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये ध्यान रखना, निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आ जाइए नंबर 3 है धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। ये क्या होता है? संग्राहक आधार वोल्टेज को नियत रख करके उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा के बीच खींचे गए वक्र को धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसमें उभयनिष्ठ आधार विधा के लिए धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र चित्र में प्रदर्शित है। बिल्कुल ऐसा ही प्राप्त होता है। ये तो ये 10 वोल्ट पे बनाया गया है VCB, और ये VCB का मान 5 वोल्ट पर करके ये दोनों वक्र प्राप्त होते हैं। इसमें क्या क्या है? ये IE होता है मिली एम्पियर में, और ये IC होता है, यानी कि एमीटर की करंट है और ये कलेक्टर की करंट है। इन दोनों के बीच में दोनों करंट ही रहती हैं, यानी दोनों ही धाराएं होती हैं। धाराओं के बीच ही वक्र खींचा गया, इसलिए इसको हम धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में अभिलाक्षणिक वक्र। अब की ये एमीटर यानी उत्सर्जक जो है इसको हमने उभयनिष्ठ कर दिया गया, यानी कि दोनों के बीच में रख दिया गया। तो इधर का परिपथ मैंने बताया था आपको अग्र अभिनत में होता है, और इधर का परिपथ पश्च अभिनत में होता है। तो दोनों बिल्कुल वैसे ही बनाए गए यहाँ पर भी। और इधर जो बैटरी होती है ये लो टेंशन बैटरी होती है, यानी कम वोल्टेज वाली होती है, और ये हाई टेंशन बैटरी होती है, यानी अधिक वोल्टेज वाली होती है। तो इसी के बारे में बताया गया है, चित्र आपको दिया गया है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में PNP और NPN ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। बैटरी B1 धारा नियंत्रक RH1 की सहायता से उत्सर्जक E और आधार B के मध्य वोल्टेज VBE लगाया जाता है, जिससे वोल्टमीटर V1 की सहायता से पढ़ा जा सकता है, और आधार धारा IB का मान 1 माइक्रो अमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो माइक्रोमीटर ये दिया हुआ है आपका, और VBE ये दिया हुआ है। इन दोनों को लेकर के चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, एक बार तो इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं, फिर एक बार इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इधर स्थिर रखेंगे तो ये दोनों खींचेगा, और इधर स्थिर रखेंगे तो ये दोनों खींचते हैं। यही वक्र आपको दिखाने होते हैं चित्र में, यही अधिकतर बनाना है। चित्र आपको बिल्कुल सही से बनाना आना चाहिए। तो चित्र की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अब चलते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर दिखाया, पिछले वाला कौन सा ट्रांजिस्टर था उसे देख लीजिए। ये PNP ट्रांजिस्टर है, और दूसरा अब आ रहा है NPN ट्रांजिस्टर। दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर हो गए, लेकिन चित्र बिल्कुल एक जैसे ही बनता है। यहाँ पे लो टेंशन बैटरी होती है, और यहाँ पे हमेशा हाई टेंशन बैटरी रखी रहती है। और यहाँ पे देखिए एमीटर को कॉमन कर दिया गया है, ये एमीटर है, इसको कॉमन कर दिया गया है, यानी कि उत्सर्जक को नियत कर दिया गया, दोनों के बीच में रखा गया है। तो इसमें भी बैटरी B2 और धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से संग्राहक और उत्सर्जक के बीच की वोल्टेज VCE लगाया जाता है। VCE यहाँ पर है, जिससे वोल्टेज V2 के द्वारा पढ़ा जा सके, और संग्राहक IC का मान 1 मिलीमीटर सहायता से ज्ञात किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के 3 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र। तो चलो तीनों के प्रकार के बारे में देखते हैं हम लोग कैसे प्राप्त होते हैं। नंबर 1 है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। संग्राहक वोल्टेज नियत होने पर उत्सर्जक वोल्टेज और आधार धारा के संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ये आपको दिखाया, ये 5 CE वोल्ट पे और ये 20 CE वोल्ट पर है। ये अलग से देखो, ये 20 वोल्ट पे दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट पे दिया हुआ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही प्राप्त होता है। ये जो है वोल्टेज है VBE की, और ये करंट है केवल बेस की मिली माइक्रो एम्पियर में। तो ये चित्र आपको अच्छे से आना चाहिए, और बनाएंगे अपने ग्राफ की कॉपी। ग्राफ की कॉपी मैंने ये साधारण कॉपी में ही बनाना है, जैसे आप लोग लिखते हैं। कोई ग्राफ पेपर नहीं लेना है इसके लिए। चलिए और चीजें देखते हैं। निवेशी प्रतिरोध क्या होता है, ये पीछे निकाल चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। नियत संग्राहक वोल्टेज पर उत्सर्जक वोल्टेज परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। यदि संग्राहक वोल्टेज VCE पर उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन V डेल्टा VB तथा आधार परिवर्तन में डेल्टा IB हो, तो ये सूत्र है निवेशी प्रतिरोध I बराबर होता है डेल्टा VBE बटे डेल्टा IB। इसमें VCE कांस्टेंट रखा जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि उत्सर्जक वोल्टेज VBE के मान में थोड़ा सा ही परिवर्तन करने पे आधार धारा IB के मान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, अतः ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इसमें ध्यान रखना, निवेशी प्रतिरोध इसमें बहुत कम होता है। चलिए अब आगे आते हैं। नंबर 2 निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ये क्या होता है? आधार धारा नियत होने पर संग्राहक वोल्टेज और संग्राहक धारा के बीच संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं।
इसके लिए आधार धारा IB को नियत रखते हैं और धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से वोल्टेज VCB को परिवर्तित करते जाते हैं और प्रत्येक VCB के लिए संगत धारा संग्राहक धारक IC का मान नोट कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में वक्र खींचते हैं और ये वक्र हमें चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। ये चित्र आपको जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको बनाना है और बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ग्राफ कॉपी में ना बना करके आप सीधे सिंपल कॉपी में ही बनाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब निर्गत प्रतिरोध निकालेंगे इसका, जैसे पीछे प्रतिरोध निकाल लेते वैसे यहां पर भी निकालना है। तो आधार धारा के नियत होने पर संग्राहक वोल्टेज में परिवर्तन और संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। यदि आधार धारा के नियत होने पर संग्राहक वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VCE तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा ICE हो तो निर्गत प्रतिरोध यानी आउटपुट R आउटपुट बोलते हैं, यहाँ डेल्टा VCE बटे डेल्टा IC होगा और यहाँ डेल्टा ये जो IE लिखा IB जो है नियत होगा, नियत होने पर है। क्योंकि संग्राहक वोल्टेज में बहुत अधिक परिवर्तन करने पर भी संग्राहक धारा के मान में अल्प परिवर्तन होता है, अतः ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ध्यान रखना, निर्गत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चलते हैं दूसरे कर्व की ओर। ये है धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। तो संग्राहक वोल्टेज को नियत रखते हैं, उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा के बीच में खींचे गए वक्र को हम धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। उभयनिष्ठ उधर्तक विधा में धारा स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र प्रदर्शित किया गया, ये ऐसे ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये बेस करंट है आपका माइक्रोमीटर में और ये कलेक्टर करंट है IC मिलीमीटर में। इन दोनों के बीच में ही ग्राफ खींचा गया, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ग्राफ है आपका, तो केवल ग्राफ भर ही बनाना है आपको, इसके बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में कैसे प्रयोग करें, एम्पलीफिकेशन यानी एम्पलीफायर के रूप में कैसे इसका उपयोग करते हैं। प्रवर्धक वह उपकरण है जो परिवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, प्रवर्धक वह उपकरण है जो निर्बल परिवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को प्रबल परिवर्ती या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, उसको कहते हैं हम एम्पलीफिकेशन। उस परिवर्ती धारा या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को जिसकी शक्ति बढ़ाई जाती है निवेशी सिग्नल कहते हैं। चलिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में इसका हम वर्णन कर रहे हैं। तो पहले इसका सिद्धांत दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की क्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि निवेशी सिग्नल की आधार धारा में अल्प परिवर्तन पर संग्राहक धारा में अधिक परिवर्तन होता है। तो चलिए PNP ट्रांजिस्टर को देखते हैं। PNP ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है प्रवर्धक के रूप में। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप में अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाया गया है। चले अगले पेज पे देखते हैं। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के धनात्मक विभव पर रखा जाता है। देखते हैं इस परिपथ में क्या दिया हुआ है। ये परिपथ आपको दिया हुआ है, देखो PNP ट्रांजिस्टर है। ये PNP ट्रांजिस्टर में ये बेस है, बेस को आपने देखा यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा और यहाँ इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, निवेशी है, ये ध्यान रखना है, इसको हम इनपुट सिग्नल भी बोलते हैं और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये कुछ बढ़ा हुआ होता है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कॉमन अमीटर है, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक लगाया गया है, यहाँ पे आधार देख रहा होगा आपको। तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड ये फॉरवर्ड बायस में यानी कि अग्र अभिनत में होता है और ये फर्स्ट अभिनत में होता है। यहाँ पर हाई टेंशन बैटरी लगी होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये हाई टेंशन बैटरी होती है, यहाँ लो टेंशन बैटरी होती है, यानी बहुत कम वोल्टेज वाली होती है। तो परिपथ तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में PNP ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में ऐसे ही बनाया जाएगा। इसमें ध्यान से देखो, निवेशी में जो कला है वही कला यहाँ आउटपुट में भी दिखाई, दोनों समान कला में ही प्राप्त होते हैं, बस थोड़ा सा ये प्रवर्धित होकर के यानी ज्यादा मिलता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसका वर्णन लिखना चालू करते हैं। तो निवेशी सिग्नल को जिसका प्रवर्धन करना होता है आधार और उत्सर्जक के बीच में आरोपित कर देते हैं। संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध R लोड कहते हैं। देखो इसमें फिर से एक बार दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर निवेशी सिग्नल लगाया जाता है और यहाँ से आउटपुट से निर्गत सिग्नल हमें प्राप्त होता है। कार्य विधि क्या है, मान लो आधार और उत्सर्जक के बीच निवेशी सिग्नल लगाने के पूर्व आधार धारा उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा के मान क्रमशः IB, IE, IC है, तब किरचॉफ का नियम बिल्कुल लागू होता है। IE बराबर IC प्लस IB हो जाएगा। संग्राहक धारा IC कारण लोड R के सिरों पर विभवांतर IC इंटू R का पतन होता है, मतलब ये विभव बन जाता है। यदि संग्राहक और उत्सर्जक के बीच विभवांतर अर्थात संग्राहक वोल्टेज VC हो तो VC बराबर VCE माइनस
IC इंटू आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। जब उत्सर्जक आधार परिपथ में निवेशी सिग्नल को आरोपित किया जाता है तो उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन होने के कारण उत्सर्जक धारा IE में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप संग्राहक धारा IC में परिवर्तन हो जाता है। अतः समीकरण 1 के अनुसार संग्राहक वोल्टेज VC में परिवर्तन होता है, जो प्रवर्धित रूप में निवेशी सिग्नल के रूप में ही प्राप्त होता है, यानी उनके बीच में कलांतर शून्य होता है। इसी प्रकार निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र तथा निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल में 0 अंश का कलांतर होता है। ध्यान रखना है, इसमें 180 नहीं होता, 0 ही होता है। अब आते हैं एनपीए ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक आधार में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में अनुप्रयोग का विद्युत परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। इसमें उत्सर्जक को आधार तथा संग्राहक के सापेक्ष ऋण ध्रुव पे रखा जाता है। निवेशी सिग्नल को जिसका प्रवर्धन करना होता है आधार और उत्सर्जक के बीच लगाते हैं और संग्राहक परिपथ में उच्च प्रतिरोध लगा करके जोड़ देते हैं, जहां आउटपुट सिग्नल प्राप्त करना होता है। देखते हैं इसका परिपथ। ये परिपथ आपको दर्शाया गया है। ये देखो, ये बेस है, बेस में और ये अमीटर, इनके बीच में निवेशी सिग्नल दिया जा रहा है। ये आपका निवेशी सिग्नल दे रहे हैं और इधर आउटपुट यानी कलेक्टर में और इमीटर के बीच में ध्यान से देखो, ये आउटपुट सिग्नल दिया जा रहा है लोड रेजिस्टेंस। तो ये लोड रेजिस्टेंस आपको दिखाया है, इसको RL भी बोल सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये निवेशी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये निर्गत जो आ रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इनके बीच में जो कलांतर है वो 180 अंश का है। तो ये और थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हम थोड़ा सा ही परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, यानी एम्पलीफायर में मुख्यतः यही काम में आता है। तो यह ध्यान रखना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में कैसे प्रयोग होता है। ये चित्र आपको याद करना पड़ेगा और इसी चित्र का वर्णन करना है कि बेस और अमीटर कैसे जुड़े हुए हैं, बैटरी के किस सिरे से जुड़े हैं, और इधर से कलेक्टर और एमीटर बैटरी के किस किस सिरे से जुड़े हैं, और ये लोड रेजिस्टेंस कहां पे लगा हुआ है। ये लोड रेजिस्टेंस का जितना मान अधिक रखेंगे निर्गत में उतनी ही ज्यादा अधिक प्रवर्धन प्राप्त होता है। चलिए कार्यविधि को थोड़ा समझ लेते हैं। कार्यविधि को लिखना ऐसे ही पड़ेगा आप लोगों को। मान लेते हैं आधार उत्सर्जक परिपथ में निवेशी सिग्नल आरोपित करने के पूर्व आधार धारा, उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा का मान IB, IE और IC है। तब किरचॉफ का नियम बिल्कुल वही बताता है। IE बराबर क्या हो जाएगा, IB प्लस IC हो जाएगा। संग्राहक धारा IC के कारण लोड RA सिरों के बीच का पतन जो है वो IC इंटू R हो जाता है। अतः यदि संग्राहक और उत्सर्जक के बीच सिरों के बीच विभवांतर तथा संग्राहक वोल्टेज VC हो तो VC बराबर हो जाएगा VCE माइनस IC इंटू R, ये हो जाएगा। जब आधार उत्सर्जक परिपथ में निवेशी सिग्नल को आरोपित किया जाता है तो उत्सर्जक वोल्टेज में परिवर्तन के कारण धारा IE में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप संग्राहक धारा IC में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र और निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच का 180 कलांतर होता है। ध्यान रखना, पहले वाले में समान कला में प्राप्त हुआ था। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं धारा लाभ क्या होता है इसके अंदर, और ये क्या बला का नाम है। चलिए देखते हैं, यानी कितनी धारा का लाभ हुआ, कितने गुना धारा में प्राप्त हुई। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम प्रत्यावर्ती धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि संग्राहक वोल्टेज को नियत रखा जाता है। तो धारा लाभ को धारा प्रवर्धन भी कहते हैं। ध्यान रखना, प्रवर्धन भी बोला जाता है धारा परिवर्तन। तो सूत्र के रूप में धारा लाभ को धारा बीटा से दिखाया गया, ये डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB हो जाएगा। इसमें VC नियत रहता है, ये गुणा में नहीं है बच्चों, ये VC अलग से दिखा रहता है, VC नियत है इसमें। बीटा का मान लगभग 50 होता है, सामान्यतः 50 होता है, इसका अधिकतम मान 200 हो सकता है। प्रतिरोध लाभ लेते हैं जरा, क्या होता है इसमें। निर्गत प्रतिरोध लोड और निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को हम प्रतिरोध लाभ कहते हैं। प्रतिरोध लाभ बराबर क्या हो जाएगा, ये R आउटपुट वाला और R इनपुट वाला, इन दोनों का अनुपात होता है। चलिए वोल्टेज लाभ देखते हैं। वोल्टेज लाभ बहुत पूछा जाएगा आपसे बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद कर लेंगे और तैयार भी करेंगे। निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन और निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को हम वोल्टेज लाभ कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VB तथा निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VC हो तो वोल्टेज लाभ AV बराबर हो जाएगा डेल्टा VC बटे डेल्टा VB।
अब इसमें आर आउट है दिया हुआ है, यहाँ पे निर्गत प्रतिरोध आर आउट है और संग्राहक धारा डेल्टा आईसी है, तो इनका मान निकाल लीजिए। डेल्टा वीसी बराबर डेल्टा आईसी गुणा डेल्टा, ये आर आउट हो जाएगा, यानी बाहर का प्रतिरोध। वी बराबर आई आर ही लगा हुआ है सूत्र, ये ध्यान रखना, वी इक्वल टू आई आर ही लगा रहा है, लेकिन वी क्या करा गया, डेल्टा वीसी की फॉर्म में लिखा गया है, आई को डेल्टा आई सी की फॉर्म में लिखा है और प्रतिरोध को आर आउट की फॉर्म में लिखा गया है। इस रूप में लिखा जा रहा है। यदि इस तरह निवेशी प्रतिरोध यानी आर इन है तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी है, तो डेल्टा वी बी बराबर डेल्टा आई बी इंटू आर इन हो जाएगा। दोनों को भाग कर देते हैं तो ए बी का मान निकल जाएगा, डेल्टा आई सी यानी ये और बटे में आर आउट बटे में डेल्टा आई बी और आर इन हो जाएगा। अब इसमें मान धर देते हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं, डेल्टा आई ई बटे डेल्टा आई बी हो जाएगा और डेल्टा ये आर आउट और आर इन हो जाएगा। इसका मान हमें पता है बीटा के बराबर था, तो यहाँ पर हमने बीटा रख दिया और गुना प्रतिरोध लाभ, तो प्रतिरोध लाभ हो गया। तो यानी इन दोनों के लाभ के गुणनफल के बराबर होता है, अतः वोल्टेज लाभ धारा लाभ और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक भी सिद्ध करने को आपको दिया जा सकता है। अब आते हैं शक्ति लाभ, पावर में क्या लाभ हो रहा है। तो निर्गत शक्ति में परिवर्तन और निवेशी शक्ति में परिवर्तन के अनुपात को ही शक्ति लाभ कहते हैं। सूत्र है ये शक्ति लाभ का, निर्गत शक्ति में परिवर्तन बटे में निवेशी शक्ति में परिवर्तन। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आईसी है, निर्गत शक्ति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में आर आउट हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर का इसमें सूत्र लगा रहे हैं पावर का। चलिए क्या हो गया, इसी तरह से आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी है और निवेशी शक्ति में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बी का स्क्वायर इंटू आर इनपुट हो जाएगा। शक्ति लाभ दोनों का अनुपात ले लेते हैं, तो ये डेल्टा आई सी का स्क्वायर डेल्टा आई बी का स्क्वायर है और आर आउट बटे आर इन है, तो इसमें ये बीटा का स्क्वायर हो गया, ये बीटा का स्क्वायर लिख दिया और प्रतिरोध लाभ है, तो शक्ति लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बीटा का वर्ग गुना प्रतिरोध लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति लाभ धारा लाभ के वर्ग और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक भी आपसे सिद्ध करवा लेंगे। अब आते हैं अल्फा तथा बीटा में संबंध के लिए, क्योंकि बीटा का मान अल्फा से बहुत अधिक होता है, अतः उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और धारा शक्ति लाभ उभयनिष्ठ आधार परिपथ की तुलना में अधिक होता है। अतः अधिक धारा लाभ, अधिक वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ वाले प्रवर्धक का उपयोग अधिक किया जाता है। एम्पलीफायर में इसी का प्रयोग करते हैं। तो अल्फा और बीटा में संबंध ले रहे हैं। यदि उत्सर्जक धारा आई ई है, बेस यानी करंट जो है वो आई बी है और कलेक्टर करंट आई सी है, तो क्या होता है, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, ये पढ़ा हुआ है हमारा। इसमें डेल्टा लगा देंगे तो सब में डेल्टा लग जाएगा और डेल्टा आई सी से हम भाग कर दे रहे हैं इसमें। तो डेल्टा आई सी से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको पता ही है डेल्टा आई ई बटे आई सी हो गया, प्लस का ये कट के 1 हो गया, यहाँ पे डेल्टा आई बी बटे आई सी आ गया। तो जरा ध्यान रखना बच्चों, ये जरा सा दिक्कत आती है। डेल्टा आई ई बराबर जो दिया था ये डेल्टा आई सी दिया हुआ है, प्लस का डेल्टा आई बी दिया हुआ है, इसको हमने किससे भाग दिया है, डेल्टा आई सी से भाग कर दिया। यहाँ पे डेल्टा आई सी हो गया और यहाँ पर भी डेल्टा आई सी हो गया, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे एक आ गया, तो यही एक लिखा हुआ है, बाकी दो का तो लिखा हुआ है। अब ये मान अल्फा के बराबर होता है और ये मान बीटा के बराबर होता है, ये दोनों मान इसके अंदर रख दिए गए हैं। तो दोनों उल्टे दिखाई दे रहे थे, ये उल्टे करके रख दिए गए हैं। अब इससे हमने बीटा का मान निकालने की कोशिश करी है। तो जरा देख लेते हैं कैसे मान निकला गया है। तो ये वास्तव में 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन बीटा आ गया है। तो इसको इधर ले आते हैं तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो 1 अपॉन बीटा बराबर यहाँ अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, कुछ उल्टा हो गया क्या, ये 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना, तो यहाँ प्लस है बच्चों दिया, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जरा उल्टा करने का मतलब रुक के करते हैं जरा इसका उल्टा। ये 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। पलट देंगे तो बीटा अपॉन 1 हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इसको सही करके लिख देंगे तो ये बन करके आ जाएगा। तो ये सूत्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको तैयार कर लेंगे आप लोग। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा। ये है ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति कैसे उपयोग होता है, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च आवृत्ति के स्थायी विद्युत दोलन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दोलित्र कहते हैं। और अतः यह टैंक परिपथ में दोलनी परिपथ बहने लगती है। इसमें जो कुछ बताया गया, यदि दोलनी धारा की आवृत्ति निम्न सूत्र से जाती है, यानी एफ बराबर 1/2 पाई अंडर एलसी आपने पढ़ा हुआ है। ये वास्तव में एलसी सर्किट दिया हुआ है, एलसी परिपथ के बारे में बताया गया। यहाँ पे एल दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, तो एलसी परिपथ हो गया है।
और ये टैंक परिपथ कहलाता है। इस परिपथ को हम क्या कहते हैं? टैंक परिपथ कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, जहां एफ आवृत्ति होगी और एल कुंडली का प्रेरकत्व हो गया, सी संधारित्र है, ये वाला आप लोगों का लेसन पढ़ा हुआ है। विद्युत दोलन के प्रत्येक चक्र में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग कुंडली और तथा संयोजी तारों के प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। अतः इसका आयाम कम होने लगता है और अंत में धारा का मान शून्य होता है। स्पष्ट है कि टैंक परिपथ में दोलन अवमंदित होने लगते हैं, किंतु यदि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा टैंक परिपथ को दे दी जाए तो स्थिर आयाम की दोलनी धारा प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कुछ करने से प्राप्त हो जाता है। यहां देखिए, एक पीएनपी यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में दोलित्र के रूप में अनुप्रयोग करने का एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें L1 C1 टैंक परिपथ को दाब कुंजी के तथा बैटरी VCB संग्राहक C है उत्सर्जक E के बीच में जोड़ देते हैं, जहां C1 एक परिवर्ती संधारित्र होता है जिसकी सहायता से टैंक परिपथ में परिवर्ती आवृत्ति के दोलित्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। आधार और उत्सर्जक के बीच में कुंडली L2 जोड़ते हैं। कुंडली L2 टैंक के परिपथ की कुंडली L1 के उच्च रूप में युग्मित कपिल होती है और व्यवहार में L1 L2 एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियां होती है, अर्थात इस जगह ट्रांसफार्मर ही उपयोग में ले आते हैं। L1 एक अन्य कुंडली होती है जिसके सिरों के मध्य निर्गत दोलन प्राप्त किए जाते हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर की ही कुंडलियां यहाँ लगी होती है, तीनों की तीनों ट्रांसफार्मर की कुंडलियां ही बनी होती है। उसके बीच में ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है और ये एक संधारित्र लगा दिया जाता है और ये बैटरी लगी हुई है, इसकी सहायता से हमें दोलित्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। इसी का थोड़ा सा वर्णन और समझ लीजिए, क्या है इसका उपयोग, क्या होता है ये देख लीजिए। रेडियो के संचार में वाहक तरंगों कैरियर वेव्स के रूप में उत्पन्न करके ट्रांजिस्टर दोलित्र का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, रडार, कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है और निश्चित आवृत्ति के दोलन प्राप्त करने में किया जाता है। और अर्धचालकों के उपकरणों की विशेषताएं क्या हैं और दोष क्या हैं, देख लीजिए जरा। विशेषताएं तो ये हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होता है, अतः इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्विच ऑन करते ही ये कार्य करना शुरू, यानी समय पछता नहीं होते। ये बहुत कम डिस्ट वोल्टेज पे भी काम करते हैं, कम से कम वोल्टेज पे काम कर जाते हैं। ये बहुत टिकाऊ और सस्ते होते हैं, इनमें बहुत ही कम पावर व्यय होती है और इनकी दक्षता भी अधिक होती है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्का लगने पर या इधर उधर पटकने पर भी इनपे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दोष क्या होता है? दोष भी कुछ होता है, उच्च आवृत्ति पर इनकी अवनादित क्रिया मंद हो जाती है तथा ये ताप संवेदी होती है, ताप बढ़ने पर इनकी क्षमता कम होने लगती है, इसलिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं ट्रांजिस्टर के बारे में और डिटेल से थोड़ा सा एक बार और बताना चाह रहा हूं, इसको फिर से ध्यान से सुनेंगे आप। चलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या काम करता है कैसे। ये मैंने एक पी टाइप के क्रिस्टल को ले लिया यहाँ पर, ये आपको बड़ा सा मैंने पी टाइप क्रिस्टल दे दिया है और ये बेस हमने ले लिया है, थोड़ा छोटा पतला ले लिया हमने, और ये इसका एक और हमने ले लिया यहाँ पर ये बड़ा सा। चलिए ये तो है पी टाइप क्रिस्टल और ये एन टाइप क्रिस्टल है और ये पी टाइप क्रिस्टल है। पी टाइप क्रिस्टल में होल्स होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये होल्स होते हैं और यहाँ पर भी होल्स होते हैं। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने, और इसमें फिर से ये होल्स होते हैं, ये मैंने होल्स बना दिए यहाँ पे और ये होल्स हो गया। अब पी टाइप बैटरी के जो है पहले किससे जोड़ते हैं, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी पी को पॉजिटिव से जोड़ना होता है बैटरी के। तो बैटरी का ये पॉजिटिव हो गया बड़े वाला, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, और इसको हमने एन बेस से जोड़ दिया। ध्यान रखना है ये बेस है हमारे पास, ये क्या है अमीटर है और ये कलेक्टर साहब है सी हमारा। तो चलिए इससे जोड़ लेते हैं। इधर राइट हैंड में क्या होता है, ये तो ध्यान रखना फॉरवर्ड बायस होता है, यानी अग्र अभिनत होता है, अग्र अभिनत। ये क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। तो चलिए उत्क्रम में क्या होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, यानी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसमें जुड़ जाता है और ये इसको जोड़ दिया जाता है। अब जरा समझने के लिए बहुत अच्छे से तैयार रखिए, यहाँ पे ये होल्स बने हुए हैं, आपको यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ये होल्स हो गए और ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जरा समझना आपको जरूरी है, ये कार्यविधि समझ में अगर आ गई तो आसानी से सब चीजें हो जाती हैं। देखिए क्या हुआ, अब इसमें जैसे इसको फॉरवर्ड बायस में होता है यानी अग्र अभिनत में होता है, तो होल्स जो है इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये होल्स इधर चलने चालू हो जाएंगे, ये ऐसे चलते हैं।
लेकिन ये जो बेस है आपका आधार, यानी ये जो है आधार है, इसको लिख लेते हैं आधार, और ये क्या चीज है, उत्सर्जक है, और ये संग्राहक है, इसको लिख दे रहा हूं इधर संग्राहक। चलिए ठीक है, जब ये होल्स इधर जाते हैं तो ये जो है बहुत ज्यादा पतला होता है बेस, तो ये होल्स इसको पार कर जाते हैं, ये होल्स आपके पार करके और यहां पर पहुंच जाते हैं और इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये होल्स इधर की ओर बढ़ने चालू हो जाते हैं और इधर पहुंच जाते हैं, तो यहां पर जाकर के कलेक्ट हो गए, यानी एकत्र हो गए, इसलिए इसको हम संग्राहक कहते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, और ये सारे के सारे इधर चलने चालू हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो कि इससे संयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन से संयोग करके जो है वहीं पर रह जाते हैं। यहां पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, तो इसके कारण विद्युत धारा हमारी इधर बहने लगती है, यानी कि ये जो धारा चल रही थी वो आई ई चल रही थी, और जब ये इधर आई तो इधर की ओर धारा आई बी बह गई, और इधर जो धारा गई वो आई सी गई। आई बी का मान बहुत कम होता है, यहां पे ध्यान रखना, आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है, यहां पर आई ई जो है वो लगभग आई सी के बराबर ही होता है, क्योंकि ये बेस करंट बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हम किसका पी एन पी की क्रियाविधि को हम समझ सकते हैं आसानी से। ये बहुत जरूरी है कि इसकी क्रियाविधि को हम आसानी से समझ सको, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज इसकी समझ में नहीं आएगी। तो हम अभी तो पी एन पी की बात कर रहे थे, ये जो था पी एन पी ट्रांजिस्टर था। ठीक ऐसा ही एनपीएन भी है, एनपीएन को भी एक बार समझ लीजिए। चलिए एनपीएन को भी बनाकर दिखाता हूं मैं कैसे बनता है आपका। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने जा रहा हूं मैं, देखो ये दो एन लेंगे हम बड़े बड़े, और इसके बीच में पी टाइप को हम पतले से को फंसा देते हैं। ये आपका ये पी टाइप हो गया बीच में, और ये एन वाला हो गया, तो ये एन पी और ये एन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। और यहां से जो है ये ध्यान रखना कि ये हमेशा अगर अभिनत में होता है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये बेस आपका इससे जाके जुड़ गया है। परिपथ हमेशा ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया आपका नेगेटिव से। और इधर वाला जो है ये आपका रिवर्स बायस में होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ये अग्र अभिनत में होता है, और ये उत्क्रम अभिनत। तो ये आपका पी हो गया, पी किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा ये, और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना, परिपथ को हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार समझ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। अब इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर तो जुड़ गया, ध्यान रखना एन में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे बना लेंगे इसको। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पी में होल्स होते हैं तो मैंने ये होल्स बना दिए यहाँ पर, और एन में फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये सबको दिखाई दे रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आराम से आप लोग बना लेंगे इस तरह से। और इनकी 3 ही 4 लाइन बनाना, ज्यादा नहीं बनाना इसको, कहीं बिल्कुल पता चला भारी भारी बना के धर दिया आप लोगों ने। अब जैसे ही बैटरी से इसको जोड़ते हैं, इसको हम अधिकतर ध्यान रखना, ये एमीटर हो गया, उत्सर्जक बोलते हैं इसको, और ये बेस हो गया यानी आधार बोलते हैं इसको, और ये कलेक्टर हो गया यानी संग्राहक बोलते हैं इसको। चलिए क्या हुआ इसमें, जैसे ही ये फॉरवर्ड यानी अगर अभिनत में होता है, वैसे ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये इधर चलेंगे, ऐसे ही ये वाले भी इधर चलने चालू हो जाते हैं। और ऐसा होते ही क्या होता है, आधार के पास पहुंचते हैं, लेकिन आधार बहुत पतला होता है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले आते हैं, और इधर आकर के यहां पर एकत्र हो जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, यानी इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये इधर चलने चालू हो गए। इस तरह से यहां पर क्या होता है, ये संग्राहक की तरह से काम है, सारे इकट्ठे हो गए, इसलिए इसको हम संग्राहक या कलेक्टर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलने चालू हो जाते हैं, और इस तरह से विद्युत धारा बहनी चालू हो जाती है। लेकिन कुछ होल जो है इससे अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी इससे उदासीन हो जाते हैं, किससे, होल से, यानी कि ये आपके होल थे, ये होल है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से संयोग करके ये उदासीन हो जाता है, और फिर वैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और यहां से होल उत्पन्न हो जाता है, और ये चलना शुरू हो जाता है इस तरह से। तो इसमें जो करंट बहती है बेस में वो आई बी होती है, इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत धारा बहती है, यानी कि ये जो धारा इधर को चलेगी आई बी हो जाएगी, और इधर की तरफ धारा बहेगी वो आई सी हो जाएगी, और इधर की तरफ जो धारा आ रही है वो आई
ई हो जाएगी। यहां पर भी ध्यान रखना आई ई का मान आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है, यानी आई सी जो है वो लगभग आई ई के बराबर ही होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना। ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि थी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था जिसकी कार्यविधि हमने अभी आपको समझाई, और इसके आधार पर ही सारे काम बनते हैं। हमारे जितने भी चीजें आप लोगों ने देखी वो इसी आधार पे। ध्यान रखना ये हमेशा आधार बहुत पतला होता है, ये पतला होता है, इसके कारण यहाँ पे या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या आपके होल्स होते हैं, रुक नहीं पाते हैं, पार कर जाते हैं, पार करके यहाँ पे एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र होने की वजह से इसको हम संग्राहक कहते हैं। और लगभग मैंने बताया था 98% पार जाते हैं। ये जो होल्स हैं 98%, केवल 2% ही यहाँ काम करते हैं, 2% यहाँ रह जाते हैं केवल, और यहाँ 98% यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, 2.0% है, लगभग 98% इधर पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, और हम बेस की करंट को कम ज्यादा करके इनकी करंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मेन मुख्य काम था। अब इन उपकरणों का हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में गेट के रूप में। चलिए गेट के रूप में जानना चालू करते हैं, क्या होते हैं गेट और कैसे अपना काम करते हैं। अब हम चलते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये जानने बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जानने के लिए गेट्स का जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं या किसी सिग्नल को रोक देते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो लॉजिक गेट्स साधारणतः स्विच, अर्धचालकों, ट्रांजिस्टर आदि के संयोग से बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। मूल रूप से जो हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स पड़े हुए हैं, पहला जो है ओर गेट है, दूसरा एंड गेट है और तीसरा नॉट गेट है। इनके बारे में जानना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम ओर गेट को पकड़ना चालू करते हैं, क्या है इसके बारे में। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल यानी आउटपुट प्राप्त होता है। धन चिन्ह प्लस OR प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। यदि इस प्रक्रिया को OR गेट में A और B 2 निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल Y हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, जब Y बराबर A प्लस B के रूप में। इसे पढ़ा किया जाता है Y बराबर है A या B, यानी A या B प्लस को हम वैसे या पढ़ते हैं, Y इक्वल्स टू A और B ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए OR गेट के रूप में इसको दिया जाता है। और OR का और जो R है, R का ही गेट का सिंबल कुछ पकड़ा गया, उसमें दिया गया। चलो देखते हैं कैसे है। ये आपका सिग्नल दिखाया हुआ है। और गेट को इस तरीके से दिखाते हैं, ये A सिग्नल है और ये B सिग्नल है, और ये Y बराबर A प्लस B प्राप्त हो रहा है आपको, यहाँ पे A प्लस B प्राप्त हो रहा है ये। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 स्विच हैं, ये आपको A और B दिया हुआ है, यहाँ पे बल्ब जलाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी से इसको सप्लाई देनी चालू कर दी। ये बैटरी है बच्चों, ध्यान रखना। जब इस बैटरी से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो बीच में 2 स्विच डाल रखे हैं। अब इन स्विच की क्रिया को समझना जरूरी है। बटन जो है क्या काम करते हैं, अगर हमने दोनों बटन ऑफ रखे हैं तो ऑफ का मतलब होता है 0, यानी A पर भी 0 और B पर भी 0 रखा, तो हमारा बल्ब जलने नहीं पाएगा, जलेगा नहीं, तो 0 इसको लगा दिया गया है। अब हमने क्या करा, पहले बल्ब को तो ऑफ रखा, दूसरे को ऑन कर दिया, तो इसको ऑफ रखा है तो 0, इसको ऑन किया है तो 1 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब जल जाएगा। बल्ब जला मतलब 1 हो गया, अगर नहीं जला तो वो 0 हो जाएगा। अब क्या करा हमने कि इस वाले को बुझा दिया, ऊपर वाले को ऑफ कर दिया, नीचे वाले को ऑन कर दिया। ऊपर वाले को ऑन किया है, ये 1 हो गया, नीचे वाले को ऑफ किया है तो ये 0 हो गया। तब भी ये बल्ब हमारा जलेगा ही जलेगा, तो ये 1 हो गया। अब दोनों स्विच को हमने ऑन कर दिया तो ऐसा नहीं है दुगना बल्ब जलेगा, बल्ब तो तब भी जलेगा, तो जल गया बल्ब, तो ये दोनों ऑन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक ही बल्ब जलेगा, 2 बल्ब नहीं जलेंगे। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये A प्लस B के रूप में कैसे लिएगा। ये वास्तव में Y इक्वल टू A और B है, Y इज इक्वल टू A और B, इसको हम A और B पढ़ते हैं। A जले या B जले तो कम से कम जलेगा ही, अगर दोनों ही नहीं जल रहे हैं तो ये बुझ जाएगा, ऐसा इसका सूत्र चलता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, लेकिन 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 तो भी 1 ही होता है, लेकिन 1 प्लस 1 हमारी इस भाषा में 1 ही होता है, बल्ब 1 ही जलेगा। इसका प्रतीक जो है इसके R से लिया गया है, जो R बनाया जाता है, OR का जो R है, तो इस वाले की शेप को लेकर के ये बनाया गया है। ये शेप हमारी ऐसी ही बनेगी, ये गेट ऐसे ही बनाना है। ये A और B वास्तव में क्या है हमारे पास, वो स्विच है जो अपना काम करके दिखाते हैं, कौन की सहायता से ऑन होगा। तो ये सत्यता की सारणी है, ओर गेट की सत्यता की सारणी है। ट्रुथ टेबल बहुत ज्यादा बनानी जाती है, एक एक गेट आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ये गेट का प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रखना, ये प्रतीक चिन्ह है, और ये गेट का ये तुल्य विद्युत परिपथ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आपको यहां दिखाई दे रहा है,
ये है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो डायोड लगे हैं, एक डायोड यहाँ D1 है और एक डायोड D2 है आपका। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये आउटपुट आपको दिखाया है वाई जो दिया हुआ है, और यहाँ 5 वोल्ट दी जाती है यहाँ पे सप्लाई। 5 वोल्ट की सप्लाई ए और बी पे दी। 5 वोल्ट को अगर 5 प्लस की दे दी गई उसको 0 पढ़ेंगे, और 5 अगर नहीं दे रहे हैं तो 0 ही पढ़ेंगे। प्लस की 5 1 पढ़ा जाता है, और वो 0 जो होता है वो 0 ही पढ़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इनपुट पे सप्लाई दी जाती है, ए और बी पे सप्लाई दी जाती है। तो ये ओर गेट का क्या है, ये डायोड इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। तो जैसा परिपथ आपसे पूछा जाए उसी परिपथ को आपको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा ओर गेट के बाद आता है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इस गेट में भी दो ही होते हैं, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। इसको डॉट से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, वो प्लस से था और ये डॉट से दर्शाया जाता है। इसका एंड नाम दिया जाता है। प्रक्रिया में प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार, यदि एंड में ए और बी दो निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल वाई हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कि वाई बराबर ए डॉट बी है, या ए एंड बी पढ़ते हैं इसको, तो वाई बराबर ए और बी के रूप में पढ़ा जाएगा, या वाई इक्वल टू ए एंड बी के रूप में पढ़ेंगे। इसमें जो है आपका एंड का जो डी है, ये ए एंड डी लिखा है, ये डी के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पे देखो आपको डी की शेप में दिखाई दे रहा है, ये जो है डी का ये शेप लिया गया है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये शेप डी वाला लिया गया है। और ये आपको आउटपुट सिग्नल यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये इनपुट सिग्नल है यहाँ पे, ये दिया जा रहा है ए और बी पे। और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इसका वास्तव में कैसे होता है समझना। तो ये चित्र में आपने समझ लिया होगा एंड गेट या लॉजिक गेट कैसे दर्शाया जाता है। इसको दर्शाने का जो तरीका है अगले पेज पे है, ये रहा, ए एंड बी को दर्शा दिया गया। यहाँ पे बल्ब दिखाई दे रहा है, जब तक ये दोनों बल्ब नहीं जलेंगे तब तक ये दोनों ये स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक ये बल्ब जलेगा नहीं। ये ध्यान रखना, ये बल्ब है बच्चों दिया हुआ, ये दोनों स्विच हैं। अब इन दोनों का हम लेते हैं यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी दिया हुआ है, एंड गेट का डायोड इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। तो जैसा आपसे पूछा रहेगा, इसमें देखो लो, ये उल्टे आपको डायोड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें सीधे लगे हुए थे, यहाँ उल्टे हैं। यहाँ पे कुछ वोल्ट की 5 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, और ये आउटपुट वोल्टेज होगी। और यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे करके एस दिया हुआ है, एस और ई की सहायता से ए और बी पे सिग्नल लगाते हैं। चलिए देखते हैं सत्यता सारणी कैसे बनती है। ये बहुत जरूरी है, ये चीज यहाँ ध्यान रखना, जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक ये बल्ब जलेगा नहीं। एक भी ऑफ है तो बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम ए को ऑफ कर दे रहे हैं, ये ऑफ किया हुआ है, बी को भी ऑफ कर दे रहे हैं तो बल्ब जलेगा ही नहीं, इसलिए ये ऑफ हो गया, 0 आ गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ए को तो ऑन कर दे रहे हैं तो 1 लिख दे रहे हैं हम, बी को ऑफ कर दे रहे हैं तो 0 लिख दे रहे हैं, बल्ब अब भी नहीं जलेगा, तो यहाँ 0 ही रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद क्या हो गया है कि ए को हमने ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया है, अब बी को ऑन कर दिया है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए ये निर्गत में 0 ही रहेगा। लेकिन अब दोनों को हमने ऑन कर दिया है तो बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, इसलिए 1 प्राप्त होगा। तो ये सत्यता सारणी बच्चों बहुत आसान है, ये मैथ में भी दिया हुआ है आपके, जिनके पास मैथ है उसमें भी ये बुलियन अलजेब्रा के नाम से दिया हुआ है, तो वहां पर भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे परिपथ के रूप में इसको दिया जा रहा है, आप लोग समझ के करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं। चलिए आता है नॉट गेट, हमारा तीसरा गेट है, बहुत महत्वपूर्ण गेट है ये। नॉट गेट के में क्या होता है कि निवेशी सिग्नल तथा एक ही निर्गत सिग्नल होता है, केवल एक ही होता है, और इसको बार से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बार दिखाई दे रहा है, ये बार है ब्रैकेट में दिया हुआ। तो नॉट प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल y निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी y बराबर है a नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा a नॉट या a बार। चलिए इसको समझने के लिए ये आपका चित्र दिया हुआ है, इसकी सहायता से दर्शाते हैं इसको। और यहाँ गोल सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे स्विच जो है यहाँ पे लगा हुआ है और बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये बल्ब है। यदि स्विच ऑन कर दिया जाएगा बल्ब बुझ जाएगा, और इस स्विच को अगर हमने ऑफ कर दिया तो ये बल्ब जल जाता है। ये आपने कई जगह स्विच देखा भी होगा आप लोगों ने अपने घरों में भी। अब चलो देखते हैं इसमें नॉट की सत्ता है। इसमें ये आपको गेट का जो नॉट गेट का जो है ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दिया हुआ है, तो जैसा चित्र आपसे पूछा जाएगा वैसा ही चित्र देना है। ये गेट का क्या है, तुल्य विद्युत परिपथ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, तो दोनों परिपथों में अलग है। ये ट्रांजिस्टर दिया हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपका प्रतिरोध लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, उसमें ये वोल्टेज दे रहे 5 वोल्ट की, ये आउटपुट यहाँ प्राप्त होता है, और ये इनपुट पे 5 वोल्ट की ये सप्लाई दी जा रही है, 5 वोल्ट होती है, ध्यान रखना बच्चों, ये 5 वोल्ट होता है। अब हम जरा निवेशी और निर्गत के बारे में देखते हैं, इसकी जो सत्यता सारणी क्या होती है। हमने ए पर जो है, यानी ये जो है यहाँ पर स्विच को ऑफ कर दिया है, तो ऑफ कर दिया है तो बल्ब तो जलेगा, तो ये जलेगा, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है।
अब हमने इसको ऑन कर दिया, ऑन करते यहाँ 1 हो गया, लेकिन बल्ब तो बुझ हो जाएगा, तो ये बुझ गया तो 0 हो गया। बस केवल 2 ही है इसके अंदर, 2 ही तरीके से ये काम करेगा। चलिए देखते हैं थोड़ा और आगे क्या चीजें हैं। अब आता है नोर गेट। क्या है? इन गेटों को मिला मिला करके भी गेट कुछ बनाए गए हैं। नोर गेट का मतलब क्या है? नॉट और ओर गेट दोनों को मिला दिया गया। ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे और गेट, ये और गेट है और ये नॉट गेट है, दोनों को मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया? नॉर गेट बन गया है। तो नॉट और गेट के संयोजन से बनता है। चूंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है और गेट के पहले प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो नॉर गेट का बुलियन शब्द जो होता है a प्लस बी का बार होता है बराबर y होता है। स्पष्ट है कि नॉर गेट में और गेट का पूरक या निगेशन होता है। नॉर गेट की सत्यता सारणी और गेट की सत्यता सारणी और नॉट गेट की सत्यता सारणी को जोड़ करके बनाया जाता है, जो कि ऐसा प्राप्त होता है चित्र के अनुसार। चलिए चित्र में देख करके अब इन दोनों का मिला जुला जब चित्र बनाएंगे तो यहां पर एक ये 0 दिखाई दे रहा बनता हुआ, ये इसके सिरे पे 0 लगा देंगे जो इसको नॉट को दर्शाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम पहले a और b पे चलते हैं। a और b यानी यहाँ पे सिग्नल देंगे और ये फिर आगे प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पे हमने a और b पे दे दिया 0 0, तो 0 0 देते ही ये और गेट है, तो यहाँ पर तो ये जलेगा ही नहीं बल्ब, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर 0 दिया, यहाँ 1 दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों पे 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब इसका y में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, ये y डस है, y डस से फिर y निकालेंगे तो 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा, और ये 1 है तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा गेट प्राप्त हो गया? ये नॉट गेट की सत्यता सारणी हो गई, तो नॉर गेट प्राप्त हो गया। ये ध्यान रखना, कौन सा गेट प्राप्त हो रहा है? ये नॉर गेट प्राप्त हुआ है, तो नॉर गेट की ये सत्यता सारणी है। ऐसे ही आपको बनाना है। वास्तव में ये a और y वाला है नॉर गेट का। चलिए देखते हैं क्या हुआ है नॉर गेट में। ध्यान रखना कि y बराबर क्या था? a प्लस b का बार था। बार का मतलब उसका उल्टा, नेगेशन। चलिए और आगे चलते हैं, एंड गेट क्या होता है। तो नैंड गेट और नॉट गेट को बनाया गया है। ये नैंड गेट जो है एंड गेट और नैंड गेट जो है नॉट गेट को और एंड गेट को मिला करके बनाया गया, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये आपका एंड गेट है, ये ध्यान रखना कौन सा है? ये एंड गेट है, और ये नॉट गेट है। तो नॉट गेट और एंड गेट दोनों को मिला करके ये बनाया गया, तो ये नैंड गेट प्राप्त हुआ है। नैंड गेट यानी कि NAND, नैंड गेट प्राप्त हो गया है। नैंड गेट को दर्शाने के लिए ये आपको अलग से दिखाया गया, यहाँ पर एक 0 लगा करके इसको दर्शाते हैं, डी की तरह बनाते हैं शेप। ये ध्यान रखना, ये शेप डी की तरह से रहेगी। वहां आर वाले शेप की तरह से बनी थी और में, अब किसमें? डी वाले शेप की बनेगी, और ये वाई हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना y का जो मान आएगा वो a.b का बार आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। नैंड गेट का लॉजिकल प्रदर्शन दे दिया हमने। नैंड गेट का जो बुलियन पद होता है वो a.b का बार होता है बराबर y होता है। स्पष्ट है कि नैंड गेट की सत्यता सारणी एंड गेट और नॉट गेट की सहायता से ही बनेगी, यानी इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया। चलिए देखते हैं, a और b है, तो a एंड b जब निकालेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब इसका उल्टा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ 1 ले गया तब भी यहाँ 0 मिलता है, लेकिन 0 का उल्टा यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 ले लिया, 0 ले लिया तो 0 ही मिलेगा, 0 का उल्टा यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 1 और 1 ले लिया तो 1 प्राप्त होगा, इसका उल्टा भी 0 हो जाएगा। तो ये आपकी सारणी प्राप्त हो गई, यानी कि y क्या हो गया है? a.b निकाला गया, लेकिन उसका नेगेशन कर दिया गया। तो इस तरह से सारणी हमारी प्राप्त हो जाती है, और आप लोग आसानी से सत्यता सारणी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे हम, सार्वत्रिक गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। ये वो गेट होते हैं इनकी सहायता से किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। तो नॉर गेट और नैंड गेट को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको बहुत जल्दी से याद करेंगे और बहुत ठीक से याद करेंगे, क्योंकि केवल एक प्रकार के कई गेटों को इस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि संयोजन गेट अन्य गेटों के तुल्य कार्य करना शुरू कर दे। चलिए देखते हैं, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं? यदि नॉर गेट के दो निवेशी सिग्नल को जोड़ दिया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल नॉट गेट के निर्गत कार्य करेगा। देखिए ये दोनों सिग्नल जोड़ दिए गए हैं ए और बी को, यानी इन दोनों पे जो भी देंगे एक जैसा ही जाएगा। अब आगे देखते हैं वाई पे, देखते कैसे प्राप्त होता है। तो ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, दोनों जोड़ दिया तो दोनों पे 0 आ गया, तो वाई यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पे 1 1 आ गया तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ इसका उल्टा जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए,
जब 0 दिया गया है तब यहाँ 1 प्राप्त हुआ है, जब यहाँ पे 1 दिया गया है तो ये 0 प्राप्त हुआ है, और यही हमारे नॉट गेट की पहचान होती है। इसी प्रकार से हम नॉट गेट को पहचानते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये नॉर गेट से और गेट कैसे प्राप्त होता है। नॉर गेट के निर्गत सिग्नल को एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में दूसरे नॉर गेट के श्रेणी सिग्नल कर दिया जाए तो परिणामी निर्गत और गेट के सिग्नल के तुल्य हो जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये, तो ये ए और बी हो गया, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ एक ही साथ जोड़ दिया गया है, तो यहाँ ए प्लस बी का भी बार हो गया, तो ये दोनों गेट हमारे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आ जाइए नंबर 1, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं। यदि नैंड गेट के दोनों सिग्नलों को जोड़ दिया जाए तो सिग्नल नॉट गेट के निर्गत सिग्नल के अनुरूप ही होगा। ये दोनों एक साथ जोड़ दिया गया, अब ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। चलो देखते हैं कैसे हैं। ए और बी एक जैसे हो गया, यानी ए और बी पे 0 0 दे दिया गया, तो बी पर क्या होगा, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 1 और 1 दे देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये नॉट गेट प्राप्त हो जाता है। चित्र आपको ऐसे बना करके दिखाना पड़ेगा, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ए और बी इसमें बराबर रहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये है नंबर 2, नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो यदि नैंड गेट से प्राप्त सिग्नल को निर्गत सिग्नल के नैंड गेट में से प्राप्त नॉट गेट के निवेशी सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल नैंड गेट की भांति कार्य करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। यह आपका एंड गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। दूसरे नैंड गेट को हमने एक साथ जोड़ दिया जाए, ये दोनों सिग्नल जोड़ दिए गए एक साथ, तो ये जो बनेगा वो ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया नैंड गेट के निर्गत का वाई डैश बराबर क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है। अब उसका भी बार कर देंगे तो ये केवल ए डॉट बी ही रह जाएगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, पहले 0 और 0 लिया गया है, तो वाई में ए डॉट बी करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसका उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 1 ले लिया तो 1 आएगा, और एंड में इसका क्या होगा, 0 आता है, फिर इसका ये डैश ले लिया है तो ये 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 0 ले लिया है तो 0 मिलता है, लेकिन इस पे बार लगा गया है तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 लिया तो 1 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन बार लगा दिया तो ये 0 प्राप्त होगा, 0 का उल्टा 1 हो जाता है। तो ये आपको सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी और इसको समझना भी पड़ेगा। थोड़ा सा तो लग रहा होगा पेचीदा, लेकिन फिर भी करना है आपको। अब नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त होता है ये भी देखना है। यदि नैंड गेट से प्राप्त दो नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नैंड गेट के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयोग किया जाए तो निर्गत सिग्नल और गेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। यानी 2 लगा दिए हमने, 2 लगा दिए हैं, और इसके दोनों को मिला करके भी तीसरा लगा दिया गया, तो ये आपका तैयार हो गया। अब ए और बी से बात कर लेते हैं। पहले ए 0 और 0 है, फिर ए बार आएगा, 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो ये बार हो गया। ऐसी ए का बार, तो यहाँ ए को 0 लगाया है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 0 लगाया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 लगाया तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 0 हो गया, यानी इसका उल्टा। अब बी पे देख लीजिए, बी पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बार है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखना है, ए एंड बी लेंगे, यानी दोनों है तब तो ये रहेगा, यहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं है तो नहीं रहेगा, यहाँ भी दोनों में से एक नहीं है तो ये नहीं रहेगा, यहाँ भी दोनों नहीं है तो ये नहीं रहेगा, यानी 0 हो गया। अब इसका उल्टा करना है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कौन सा गेट प्राप्त हो जाता है, और गेट प्राप्त हो जाता है। और गेट में देखिए जरा, यहाँ 0 0 है तो यहाँ 0 आया, 0 और 1 आ गया, 0 मतलब ये और में कोई सा भी एक जल जाए तो ये जल जाएगा, और ये 1 0 है तो भी ये जलेगा, और 1 1 है तो भी ये जलेगा, यानी और गेट की तरफ से ये काम कर रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये और गेट की तरफ से बन चुका है। इस तरह से सत्यता सारणी आपको बनानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। यदि नॉर गेट के 2 निवेशी सिग्नलों को जोड़ दिया जाए, ये 2 निवेशी सिग्नल जोड़ दिए गए, ए और बी एक साथ जोड़ दिया गया, तो परिणामी निर्गत सिग्नल नॉट गेट के निर्गत सिग्नल से तुल्य होता है। देखिए कैसे होता है, इसमें y बराबर यानी a बराबर b हो गया है तो y बराबर a नॉट हो जाएगा। देखिए क्या है, ये a और b दोनों पे एक जैसे आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों पे 0 आया, तो 0 के बाद क्या होगा, यहाँ a प्लस b करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 और 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यही हमारा नॉट गेट है। अब हम लेते हैं नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कैसे प्राप्त होता है देखना है हम लोगों को। यदि और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को
नॉर के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयोग किया जाए तो निर्गत सिग्नल एंड गेट की तरह काम करने लगता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दो सिग्नल ले लिए गए, इनको एक सिग्नल के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ ए और बी पे एक एक सिग्नल दिया गया, तो यहाँ ए बार प्राप्त हो रहा है, ए दिया गया है तो ए बार मिला है, यहाँ पे बी दिया गया है तो बी बार मिला है। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ वाई प्राप्त किया गया, तो उसका भी ए प्लस बी का भी बार हो गया, मतलब ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ ए लिया है तो यहाँ ए बार दिया है, देखो 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, उल्टा होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब बी में देखिए, बी से बी बार पे चल रहे हैं, ये वाला, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, उल्टा करना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 0 दिया जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है, ए बार और बी बार को प्लस करना है। देखो प्लस करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 और 0 है तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ 0 और 1 है तो 1 रहेगा और 0 0 मिलकर के 0 ही रहेगा। अब इसका उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का उल्टा 0 हो जाएगा और ये 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये एंड गेट की तरह से काम कर रहा है। यहाँ एंड गेट में देखो 0 0 रहता है तो यहाँ 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 और 1 रहेगा तब भी 0 रहेगा, 1 और 0 रहेगा तब भी 0 रहेगा, और 1 और 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये एंड गेट की भांति कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखना, y बराबर जो यहाँ सिग्नल दिया गया है, y बराबर a है, बार है, प्लस का ये b है और उसके ऊपर बार है, ये ध्यान रखना, दोनों बार के ऊपर बार आ गया। अब ये जब अलग होता है तो बार के रूप में अलग होगा तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये हो जाएगा a डॉट b के रूप में आ जाएगा। दोनों बार जब अलग हो जाएंगे तो बार है, ये बार हो जाएगा और ये भी बार है और ये बार हो जाएगा, तो ये प्लस b डॉट के रूप में आ जाता है, यानी a डॉट b हो जाता है। तो ये आपको तैयार रखना है। तो चलिए देख लीजिए आगे। अब छठा है, ये नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करते हैं। तो नॉर गेट के निर्गत सिग्नल को एक ही निवेशी सिग्नल एक साथ जोड़ लेते हैं के रूप में दूसरे नॉट गेट के संयोजित कर दिया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल और गेट की तरह से कार्य करने लगता है। देखिए यहाँ 2 लगा दिए, एक ये लगाया और एक ये लगाया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो ये आउटपुट पर हमें a प्लस बी ही प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए a पर दिया हुआ है तो a प्लस बी निकाला गया है। a और b को ले रहे हैं तो 0 प्लस 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 0 लेंगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 भी 1 ही रहता है। अब यहाँ पे इसका बार लेंगे, यानी 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, इसका उल्टा। अब इसका क्या लेना है, इसका भी उल्टा ले लेना है, इस बार का भी उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी उल्टा उल्टा मिल करके फिर उल्टा हो गया। तो ये वास्तव में क्या हो गया, जब यहाँ 0 0 था तो यहाँ 0 मिला, फिर 0 और 1 हो गया तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 और 0 हो गया तो ये 1 आ गया, यहाँ 1 और 1 फिर 1 हो गया, यानी कि ये और गेट की तरह से काम करने लग गया। और गेट को हम कैसे करते हैं, a प्लस बी की फॉर्म में दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। मैं इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज समाप्त कर रहा हूँ आज, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जो है नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम 1 लाइक तो बनता है, मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।